नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट स्टडी विद जी सर में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नेट जेआरएफ का जो प्रश्न पत्र हम हल कर रहे हैं उसका तीसरा भाग लेके आए हैं। इससे पहले के हम 2 भाग अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए गए हैं, वहाँ से जाके आप उनको देख सकते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे वीडियोज अवेलेबल हैं यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे आप देख के उनको और आप काफ़ी सारा जो है नॉलेज गेन कर सकते हैं। सो आपको विजिट करना चाहिए चैनल को और देखने चाहिए बाकी के वीडियोज़ भी। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जब भी नया वीडियो होगा आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए सीधे चलते हैं हमारे इस प्रश्न पत्र के तीसरे भाग की ओर, जहाँ पे हम लोग 15 प्रश्नों की व्याख्या देखने वाले हैं। साथ ही आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की तरफ। इससे पीछे वाले भाग में हमने 30 प्रश्न देखे थे, तो उससे आगे के हम प्रश्न अभी देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, 31वां जो प्रश्न दे रखा है वो है अनुवर्ती काल के क्रम में सही अनुक्रम चुनिए। कि यहाँ पे जो है क्रोनोलॉजिकल तरीके से उनको हमें सीक्वेंस के हिसाब से इनको देखना है। तो यहाँ पे गुफाएं दे रखी है, अजंता गुफाएं, बादामी गुफाएं, एलोरा गुफाएं और सीतनवासल की गुफाएं। जैसा कि चारों गुफाएं हैं, तो यदि हम बात करें इनके समय की, यदि हम बात करें तो अजंता की जो गुफाओं का हम टाइम माने तो 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 650 ईस्वी, यानी ये कह सकते हैं कि 7वीं सदी का जो टाइमिंग है वो अजंता गुफाओं को माना जाता है। फिर यदि हम बात करें बादामी की, तो बादामी की जो गुफाएं हैं उनका टाइमिंग 6वीं शताब्दी माना जाता है। और यदि हम बात करें जनता की, तो जनता स्पेशली जनता में काम जो है गुप्त काल में बहुत अच्छा काम हुआ था। इसके अलावा वाकाटक वंश में भी वहाँ पे गुफाएं बनी थी। बादामी गुफाएं चालुक्य काल में 6वीं शताब्दी में बनी थी। एलोरा की गुफाओं की यदि हम बात करें तो ये गुफाएं जो हैं ये 600 से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य लगभग राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाई थी। ठीक है। और यदि हम बात करें सीतनवासल केव्स की, तो ये गुफाएं हैं ये लगभग 2वीं शताब्दी ईस्वी से 9वीं सदी ईस्वी जो है या 9वीं सदी जो है तब तक का टाइमिंग इनका माना जाता है सीतनवासल केव्स का। पांड्य शासकों के समय लगभग इनको निर्मित बताया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग इनके कर्म की यदि हम बात करें तो यहाँ पे इन सभी की डिटेल हमें पता होनी चाहिए। जैसा कि बेसिकली आपको बताएं मैंने बता ही दिया है। तो जैसा कि हमने इसका जवाब देना है, तो इसका जो ए ऑप्शन है वो सही जवाब इसका हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि सबसे प्राचीन अजंताई गुफाएं हैं। जैसा कि आपको पता है कि अजंताई गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले के अंतर्गत ये गुफाएं आती है। ठीक है। 30 केव्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। साथ में यदि हम बादामी की यदि हम बात करें तो बादामी गुफाएं कहाँ पर है? बागलकोट जिला कर्नाटक में है ये भी। और यहाँ पे लगभग 4 गुफाएं हैं, जिनमें से 3 हिंदू धर्म से संबंध रखती है, जबकि चौथी की जो गुफा है वो जैन धर्म से संबंध रखती है। वातापी के चालुक्य शासकों के समय निर्मित हुई है। और फिर बात करें हम लोग एलोरा की केव्स की, तो ये भी औरंगाबाद जिले में है, महाराष्ट्र राज्य में है। यहाँ पे 34 केव्स बनी है। हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से रिलेटेड बनी है। और फिर बात करें हम यदि सीतनवासल केव्स की, तो सीतनवासल केव्स ये तमिलनाडु राज्य में पुदुकोट्टई जिला जो है वहाँ पर ये है। और ये कश्यप वंश के जो कोई राजा हुए थे, राजा कश्यप हुए थे, लगभग उन्होंने इनका निर्माण करवाया था। शिवगिरी या माफ़ कीजिएगा, तो ये माफ़ कीजिएगा, इनको ओरियर कोयल कहते हैं। पुदुकोट्टई जिले में स्थित ये जो सीतनवासल केव्स है इनको अरियार कोयल्स कहते हैं, यानी कि ये जैन धर्म से संबंध रखते हैं सीतनवासल केव्स। और राजा कश्यप ने सिगरिया गुफाओं का निर्माण करवाया था, जबकि सीतनवासल केव्स का निर्माण जो है किसने करवाया था? पांड्य शासकों ने करवाया था। और यहाँ पर जो है सीतनवासल केव से ही जो माना जाता है कि जो जैन धर्म के जो प्राचीनतम जो क्षेत्र हैं वो सीतनवासल केव से ही माने जाते हैं। तो ये था अपना पहला प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के सरकारी कला विद्यालयों को उनके काल क्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, पूरी जानकारी मैंने उसमें उपलब्ध करवाई है इन कला महाविद्यालयों के बारे में। तो आप वहाँ जाके नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उन सभी कला महाविद्यालयों की पूर्ण जानकारी यहाँ पे दी गई है। और यदि हम लोग इनको शॉर्ट ट्रिक में बात करें तो इन जो कला विद्यालय है इनका क्रम हो जाएगा मद्रास, कलकत्ता, बम्बई और लाहौर। यानी इसका जो ए ऑप्शन है ये ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसको आप शॉर्ट में याद रखने के हिसाब से आपको यदि भूल सकते हैं तो आप कभी भूल नहीं पाएंगे यदि आप इसको याद करते हैं इस तरीके से। यानी मकबूल ये नाम आप याद रखें। ठीक है। मकबूल में क्या हो जाएगा कि मकबूल में मैं मतलब मद्रास, के मतलब कलकत्ता, बू मतलब मुंबई और ले मतलब लाहौर। ऐसे करके आप इनको क्रम के अनुसार याद कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक वीडियो वो नहीं देखा है तो वहाँ पर आप वो वीडियो देख लीजिए, आपकी संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है
AIDDA का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये देखो AIDDA क्या है। तो दोस्तों याद रखिए कि ये जो चीज़ है ये है एडवर्टाइजिंग से संबंधित। यानी हम लोग बात कर सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग जो होती है उनमें इन वर्ड्स का यूज होता है। सपोज कीजिए कि हमें कुछ खरीदना है, हम मार्केट गए हैं और मार्केट से यदि हमें कुछ खरीदना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी चीज़ पे ध्यान देते हैं, उसके बाद में हमारा इसमें इंटरेस्ट होता है कि यार मुझे खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। यदि हमारा इसमें इंटरेस्ट है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद में हमारा जो अगला होता है कि हम उसको खरीदने की इच्छा रखते हैं कि यार हमें इसको खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है, हम डिसीजन लेते हैं कि हमें खरीदें या नहीं खरीदें। और लास्ट में क्या होता है, हम उस अपना जो विचार किया है हमने खरीदना है या नहीं खरीदना है का जो भी विचार किया है उसके हिसाब से हम उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो यहाँ पे जो चार या पांच जो डिसीजन हैं वो सारे यहाँ पे लागू होते हैं। तो ए का मतलब होता है यहाँ पे अटेंशन यानी ध्यान देना। उसके बाद में आई का मतलब होता है इंटरेस्ट, ये देखिए आप। फिर डी का मतलब होता है डिजायर, और यहाँ पे एक और बीच में दे रखा था डी मतलब डिसीजन, जो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। और लास्ट में फाइनली होता है ए फॉर एक्शन, यानी कि सबसे पहले अटेंशन ध्यान देना, आई इंटरेस्ट रुचि पैदा करना, डी फॉर डिजायर इच्छा रखना, और डी फॉर डिसीजन यानी निर्णय लेना, और ए मतलब एक्शन करना। तो ये मार्केटिंग का एक तरीका सा है, विज्ञापन का एक मॉडल है। जैसा कि यहाँ पे दे रखा है कि मार्केटिंग में विज्ञापन मॉडल प्रभाव है या है उन चरणों की पहचान करता है जो किसी उत्पाद या सेवा को खरीदने की प्रक्रिया के दौरान गुजरता है। तो इसका जो है काफ़ी सारा यूज किया जाता है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इन्फॉर्मेशन बाकी हमने यहाँ पे दे रखी है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि बाजार के वैश्वीकरण में 5 चरणों का सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी वैश्वीकरण की यदि हम बात करें, यानी कि हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के 5 चरण कौन कौन से उनको हमें व्यवस्थित करना है। तो देखिए पहले हमें चीज़ समझनी होगी कि वैश्वीकरण क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो ये क्या होता है, स्थानीय या क्षेत्रीय जो वस्तुएं या उत्पाद जो होता है उनका विश्व स्तर पे रूपांतरण करना, उनको हम वैश्विक करना, उनको पूरे विश्व में एक तरीके से उनका प्रचार करना या फिर उनको सेल करना, ठीक है। या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो विश्व भर के जितने भी लोग हैं या कंपनियां हैं या सरकारों के बीच में एक जो समन्वय की जो प्रक्रिया होती है, एकीकरण की जो प्रक्रिया होती है, उसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं। जैसे कि अभ्रक हमारे, यदि हम बात करते हैं कि अभ्रक एक स्थान पे ऊपर आ रही है तो उस अभ्रक का क्या होगा, वो देसी एक तरीके से, यानी कि वो स्थानीय है, देसी हो गई, ठीक है। उसका बाद में उसका निर्यात किया जाता है, देश में भी निर्यात हो सकता है। देन उसका हम लोग देश से बाहर निर्यात करते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि देश से बाहर निर्यात करने के अलावा उसको मल्टीपल देशेज में क्या कर सकते हैं, हम काफ़ी सारे देशों में उसको हम लोग उसका मतलब मार्केटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में वो पूरा मतलब एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन होता है, यानी वैश्विक तौर पर पूरे विश्व में उसका तो उत्पाद या अपना जो भी विचार है उसको हम लोग प्रसारित कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए दे रखा है देशीय विपणन, निर्यात विपणन, अंतर्राष्ट्रीय विपणन और बहुदेशीय विपणन और वैश्विक विपणन। यानी कि जो पहले नंबर का जो ऑप्शन है यदि आप इसको देखेंगे तो ये चीज़ आपको यहाँ पे सामने नजर आ रही होगी, ठीक है। तो आप देखिए इसको आप इंग्लिश में थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए फर्स्ट कौन सा दे रखा है, फर्स्ट इज गिवन ये डोमेस्टिक मार्केटिंग, यानी कि अपने घरेलू कह सकते हैं, फिर देसी कह सकते हैं। सेकंड इज एक्सपोर्ट मार्केटिंग, यानी हम चीज़ों का निर्यात करते हैं, दूसरी जगह का मार्केटिंग करना। तो ये सबसे पहले स्थानीय होगा, उसके बाद में उसका जब स्थानीय आपूर्ति पूरी हो जाएगी तो हम लोग निर्यात कर सकते हैं। देन इंटरनेशनल मार्केटिंग, यदि हमारी देश में यदि उसकी उपज जो है वो मतलब आवश्यक है जितनी है और उससे यदि एक्स्ट्रा यदि हो रही है तो उसको हम लोग इंटरनेशनल भी कर सकते हैं। देन मल्टीनेशनल, आप समझ सकते हैं मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय हो जाएगा। और लास्ट में क्या हो जाएगा, ग्लोबल मार्केटिंग हो जाएगा, यानी कि पूरा विश्व के साथ उसका जो है मार्केटिंग हो जाएगी। तो ये क्या होता है, ये वैश्वीकरण के 5 चरणों का सही क्रम है। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो 35वां प्रश्न, वरिष्ठता के आधार पर सही अनुक्रम चुने। हमें इन कलाकारों का वरिष्ठता के आधार पर यानी कि इनकी सीनियरिटी के हिसाब से हमें इनका चयन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा है जैसे कि भावेश चंद्र सान्याल, दूसरा है महेंद्र पांड्या, फिर है एन पुष्पमाला और अजीत चक्रवर्ती। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा, इनका सही क्रम क्या हो जाएगा। सबसे पहले भावेश चंद्र सान्याल जी का जन्म जो है वो 1902 में हुआ था, कुछ बुक्स में 1901 भी देखने को मिलता है,
ठीक है। देन हम लोग बात करें तो महेंद्र पांड्या, इनका जो जन्म हुआ था 1926 में। फिर यदि हम बात करें अजीत चक्रवर्ती की, तो इनका जन्म हुआ था 1930 में। और एन पुष्पमाला की यदि हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1956 में। यानी कि हम साधारण तौर पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो सी दे रखा है, ये सी ऑप्शन यहाँ पे सटीक बैठता है। यानी कि हम लोग भावेश चंद्र सान्याल के बारे में काफ़ी जानकारी हमें मिली हुई है कि भावेश चंद्र सान्याल असम डिब्रूगढ़ में इनका जन्म हुआ था और उनको 1984 में इनको पद्म भूषण मिला था। ठीक है। और बाकी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में मिल जाती है हमें काफ़ी सारे देखने को। लेकिन हम लोग यदि बात करें महेंद्र पांड्या की, तो इनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि भरूच गुजरात से इनका संबंध है। 1926 में इनका जन्म हुआ था। ये एक मूर्तिकार के रूप में काफ़ी जाने जाते हैं। इन्होंने कांसे, पत्थर, लकड़ी, सीमेंट और धातु में काफ़ी मूर्तियाँ बनाई जाती है। यदि इनके हम कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की यदि हम बात करें तो इनके महत्वपूर्ण कार्यों में नाम आता है साइकिलिस्ट। इन्होंने कांसे में एक बनाया है ये मूर्तिशिल्प साइकिलिस्ट। इसके अलावा रेस, ये कांसे और एल्यूमिनियम दोनों में इन्होंने बनाया है, जैसा कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये आर्ट वर्क है जिनमें से आप देख पा रहे हैं, ये बुल नाम का इनका एक मूर्तिशिल्प है, ये कांस्य धातु में इन्होंने बनाया है। इसके अलावा जो ये एक आप देख पा रहे हैं, यह भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया एक मूर्तिशिल्प है, गर्ल प्लेइंग का नाम से है। और इसके अलावा इनका एक ये मूर्तिशिल्प है रेस, जिसके बारे में अभी आपको मैंने बताया है। ठीक है। ये भी इनका एक स्विमिंग नाम का एक पुल है, स्विमर, ये एल्यूमिनियम से इन्होंने बनाया है, स्विमर नाम का इनका मूर्तिशिल्प है। इसके अलावा ये महेंद्र पांड्या जी हैं जिनको आप काफ़ी देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा इनका एक और स्कल्पचर है, उसका नाम है सी स्नेक एंड स्कल्पचर, जो उन्होंने मार्बल में बनाया है। सी स्नेक एंड स्कल्पचर जो है इनका एक मार्बल का बनाया हुआ है, जो 1996 का है, जो एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है। और इनका जो निधन है वो 2015 में जो है इनका वडोदरा में निधन हो गया था, ये महेंद्र पांड्या जी का। देखते हैं अगले आर्टिस्ट अजीत चक्रवर्ती। हम लोग देखते हैं भाई अजीत चक्रवर्ती की बात करें तो 1930 में 1930 में चटगांव, जो उस वक्त वर्तमान बांग्लादेश में है, ये पहले ब्रिटिश इंडिया में हुआ करता था, अभी बांग्लादेश में चला गया, तो चटगांव में इनका जन्म हुआ था। और 2005 में जो है इनका बनारस में इनका निधन हो गया था अजीत चक्रवर्ती का। गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कलकत्ता जो है वहाँ से इन्होंने एजुकेशन ली थी। और हम लोग मोटे तौर पे कह सकते हैं कि ये मूर्तिकार थे और ये प्रदोष दास गुप्ता के शिष्य थे। प्रदोष दास गुप्ता जिन्होंने कलकत्ता ग्रुप की स्थापना की थी, उनके ये शिष्य थे अजीत चक्रवर्ती। लास्ट जो बच रही है एन पुष्पमाला। यदि एन पुष्पमाला की बात करें तो 1956 में बेंगलुरु में इनका जन्म हुआ था। एक फोटोग्राफर के रूप में काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है। साथ ही याद रखें इन्होंने अपनी जो मूर्तिकला की शिक्षा प्राप्त की थी MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से इन्होंने प्राप्त की थी। तो इन्होंने लगभग 90 के दशक के इन्होंने मूर्तिकला का त्याग कर दिया था। उसके बाद में फोटोग्राफी में इन्होंने अपना जो है लक आजमाया था, या कह सकते हैं। साथ ही इन्होंने वीडियो क्लिप्स भी इन्होंने बनाई है, तो इन्होंने कुछ फोटोज़ भी यानी फोटोग्राफी के भी काम किए हैं। तो इनके प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं कि ये किस से संबंध रखती है। तो ये फोटोग्राफर है, हालांकि मूर्तिकला से भी संबंध रखती है, बट एक फोटोग्राफी के रूप में काफ़ी जानी जाती है एन पुष्पमाला। देखते हैं अगला प्रश्न है खोखली मोम आकृति की धातु ढलाई के सही अनुक्रम को पहचाने। यानी कि खोखली मोम यानी ये कह सकते हैं कि जो एक होलोवैक्स प्रोसेस जो होती है उसका सही अनुक्रम क्या है, उसकी सही प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि जो प्राचीन काल से यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो हमें मिली है डांसिंग फॉर्म जो मिली है कांस्य धातु की, वो भी लोस्ट वैक्स प्रोसेस में मिली है। इसके अलावा क्या होता था कि जब इटालियन कलाकारों ने क्या किया कि ये मूर्तियां उन्होंने बनाना चाहा, तो इस प्रोसेस में क्या होता था कि लोस्ट वैक्स प्रोसेस में या फिर एक जो नॉर्मल जो प्रोसेस होती थी जिससे कि वो बनाया करते थे, उसमें छोटी ही केवल मूर्तियां बना सकते थे, लगभग 1 फीट तक की बना सकते थे मैक्सिमम। लेकिन इटालियन जो कलाकार थे, मूर्तिकार थे, उनको बहुत बड़े उनको स्कल्पचर बनाने थे, आदमकद बनाने थे, तो उन्होंने इसको पार्ट्स में डिवाइड करना चाहा और एक जो मूर्ति होती है उसको अलग अलग पार्ट्स बना के उन्होंने इसकी मूर्तियां बनाना चाहा और ये काम उन्होंने बखूबी किया। तो उसमें जो है उन्होंने खोखली मोम आकृति जो है या खोखली मोम प्रक्रिया जो है कास्टिंग जो है उसका उन्होंने इजाद किया था, हम ये कह सकते हैं। तो जैसा कि ये प्रश्न जो है पिछले वीडियो में भी ये पूछा गया था, ठीक है। तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूँगा और आप इस चित्र से समझ पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, सबसे पहले क्या होता है कि कलाकार एक जो है क्ले का मॉडल तैयार करता है। क्ले का मॉडल तैयार करने के बाद में क्या करता है, उसको इस प्रकार से कुछ ये रंध्रस लगा के उस तरीके से तैयार करता है। उसके बाद में क्या होता है कि उसके ऊपर वैक्स का वो एक खोल उसके ऊपर चढ़ाता है। वैक्स का खोल चढ़ाने के बाद में कुछ इस तरीके से प्रतीत होने लग जाता है ये,
ठीक है। देन क्या करते हैं कि इसके अंदर वाले जो भाग है, उस अंदर वाले भाग के अंदर जो है एक तरल अवस्था में मिट्टी डाली जाती है, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद में क्या कर दिया है कि उसको हटा दिया जाता है बाहर की, क्योंकि सूखने के बाद में ये बाहर के खोल हटा दिए जाते हैं, अंदर की मिट्टी निकाल दी जाती है। उसके बाद में क्या बचता है, उसके पास एक तरीके से पूरा वैक्स का ही बचता है। तो फिर क्या होता है कि उसके बाद में इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए आप इस प्रकार से जो है एक बाहर से खोल तैयार करते हैं और उस खोल में क्या करते हैं कि इसको गर्म करते हैं। प्लास्टर वापस लगाया जाता है मोम के ऊपर प्लास्टर लगाते हैं। अंदर ऑलरेडी मिट्टी है, बाहर क्या है क्ले या जो प्लास्टर होता है वो लगाया जाता है। बीच में क्या था, बीच में मोम की एक ये परत जैसा कि हमने पहले लगाई थी। उसको क्या करते हैं, इनको गर्म करने के बाद में जो वैक्स होता है उसको निकाल दिया जाता है। वैक्स निकाल देने से क्या होता है, यह जगह खाली हो जाती है इस प्रकार से। खाली जगह हो जाती है, वहाँ पे जो है कांस्य धातु या जो मोल्टन जो ब्रोंज होता है या फिर जो द्रवित अवस्था में जो कांस्य होता है उसको उड़ेल दिया जाता है और फिर वो इन खाली जगह के ऊपर आ जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये सूखने के बाद में इसका मोल्ड हटा दिया जाता है। और ये जो कुछ जगह आप देख पा रहे हैं, ये इस तरीके से कुछ चीज़ें लगाई जाती है। ये कुछ इस तरीके से लगाया जाता है, इनको रनर्स कहते हैं। कि ये ऐसी कुछ जगह होती है जिनमें से क्या होता है कि जो अपना वैक्स होता है, यह देख सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे भी लगाए गए हैं ये रनर्स, इनको रनर्स कहते हैं। कि इनकी सहायता से क्या होता है कि जो मोम होता है वो बाहर निकल सकता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि मोल्ड तैयार किया जाता है उनका। जैसा कि हमें प्रश्न पूछा गया है कि सबसे पहले क्या प्रोसेस होगी, मेकिंग ऑफ मोल्ड, यानी सबसे पहले जो मोल्ड है वो बनाए जाते हैं। मोल्ड बनाने के बाद में रनर्स को फिक्स किया जाता है कि कौन कौन सी जगह है वहाँ से जो है हम लोग अपना मोम निकलेगा और उसकी जगह है जो कहाँ से है वो जाएगा वो। इसके बाद में फायरिंग ऑन मोल्ड्स, कि जो मोल्ड्स होते हैं उनको फायर के ऊपर डालते हैं। फायर के मतलब गर्म उनको करते हैं, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें निकल जाती है, यानी कि जो अपना मोम होता है वो पिघला हुआ मोम निकल जाता है। उसके बाद में फिल कोर करते हैं। फिल कोर से मतलब हो गया कि जो अपना कांस्य जो धातु है या कोई भी धातु मान लीजिए, उस धातु को उसके अंदर डाला जाता है। तो इसकी जो सही प्रोसेस हो जाएगी वो इसका 1 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले मेकिंग ऑफ मोल्ड, फिक्स रनर्स, फायरिंग ऑफ मोल्ड्स और फिल कोर। और वैसे भी देखिए बाकी की यदि हम ऑप्शंस की बात करें तो बाकी ऑप्शंस में क्या दे रखा है, पहले ही फिल कोर कर दिया तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिक्स रनर्स यानी कि पहले फिक्स कैसे हो सकते हैं रनर्स, क्योंकि जो पहले मोल्ड बनाना पड़ेगा। जो मेन जो आकृति है क्ले की, जो ओरिजिनल आकृति बनाई है, उसके बाद में उसमें तैयार किए जाते हैं रनर्स, ठीक है। और जैसा कि फायरिंग ऑन मोल्ड्स, तो सबसे पहले मोल्ड्स को फायर पे कैसे किया जाएगा, तो एक तरीके से ये जो पहला ऑप्शन इसका एकदम सटीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिनो और वुड कट में सही अनुक्रम चुनें। जैसा कि आपको पता है कि लिनो और वुड कट दोनों ही क्या है, ये रिलीफ प्रिंटिंग की एक टेक्निक है, ठीक है। और इनमें क्या होता है कि इनमें समतल एक तरीके से सतह होती है, उसके उभरे हुए स्थान जो है उसको प्रिंट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग किसी भी चीज़ की ड्राइंग करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, उसको हम लोग खुदाई करते हैं उसकी, ठीक है, टूल्स की सहायता से, चाहे वो लिनो हो और चाहे वो वुड हो। उसके बाद में क्या करते हैं, इंक लगाया जाता है और लास्ट जो चीज़ होती है वो प्रिंट किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। देखिए जैसा कि यहाँ पे एक डॉग की ड्राइंग की जा रही है, इस तरीके से पेंसिल से ड्रॉ कीजिए, उसको आप हार्ड भी कर सकते हैं इस तरीके से किसी मार्कर की सहायता से। उसके बाद में क्या होता है, ये टूल्स आप देख रहे हैं, जैसे लिनो कट इन्होंने लिया है, यहाँ पे लिनो सीट ली है। आप चाहे तो वुड ले सकते हैं, चाहे तो लिनो ले सकते हैं, किसी का भी वुड का करें या लिनो का करें, प्रोसेस दोनों में सेम रहेगी। तो फिर यहाँ पे टूल्स की सहायता से इसको कर्व कर दिया जाता है, इसको मतलब हटा दिया जाता है इस जगह को। उसके बाद में क्या करते हैं, इंक की सहायता से, यानी रोलर जो है उसकी सहायता से इंक लगाई जाती है और देन कागज रख के उसके ऊपर रोलर की सहायता से जब दबाव डालते हैं तो पूरा प्रिंट निकल के आ जाता है। और सेम प्रोसेस वुड में होती है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। MDF जो है, MDF में जो चीज़ें हमें बनानी है वो जिसका हमें प्रिंट चाहिए, केवल वही स्थान शेष है, बाकी को जो है टूल्स की सहायता से हटा दिया जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस के अंतर्गत क्या होता है, हम लोग इस प्रकार से काम करते हैं। सबसे पहले ड्राइंग करते हैं, उसके बाद में हम लोग कर्व करते हैं, उनकी मतलब हटाते हैं जिस चीज़ों को हमें प्रिंट नहीं करना है। उसके बाद में रोलर की सहायता से इंक लगाते हैं और लास्ट का काम प्रिंट लेते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सबसे पहले ड्राइंग हो जाएगा। तो ड्राइंग यहाँ पे कौन सा में दे रखा है, केवल डी ऑप्शन उसमें ड्राइंग दे रखा है, बाकी किसी में भी स्टार्टिंग में ड्राइंग नहीं दे रखा है, इसलिए केवल डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कलाकारों में से सही काल अनुक्रम को चुने। जिसकी देखिए दोस्तों कि हम लोग अभी तक प्रश्न देख चुके हैं। मैं आपको बता रहा चाहूँगा कि जब तक सामने से फीडबैक नहीं आएगा तब तक मुझे पता नहीं चल पाएगा कि आपको क्या चीज़ ठीक लग रही है और क्या चीज़ ठीक नहीं लग रही है। यदि आपको वीडियो में कमी लग रही है या कहीं आपको कुछ
कमी लग रही है या फिर कहीं और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता आपको लग रही है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। आपको बताना चाहूँगा, आपको करना ये होगा कि इस तरीके से जब आप चैनल को ओपन करेंगे तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सब्सक्राइब करना होगा इस तरीके से। साथ में यहाँ पे जो बेल आइकन आ रहा है इसको प्रेस करना, ऑल पे क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। साथ ही आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन दे रखा है, ये देखिए यहाँ पे कमेंट सेक्शन दे रखा है। इस कमेंट सेक्शन में आपको क्या इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, वीडियो अच्छा लगा नहीं लगा, वो सारी चीज़ें आप मुझे ज़रूर बताइए ताकि मुझे पता चल सके। और यदि आपको बाकी के वीडियोज़ देखने हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे चैनल पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद में इस तरीके से आपको कुछ ये नज़र आएगा, और यहाँ से नज़र आने के बाद में आपको वीडियोस के ऊपर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे वीडियोस पे आप क्लिक करेंगे इसको, तो आपको सारे वीडियोस जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ से बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट थिंग है, यहाँ पे प्रश्न दे रखा है कि कलाकारों का सही अनुक्रम क्या है। तो ड्यूरर, गोया, मेंटोना या धूमिए, ये चारों जो आर्टिस्ट दे रखे हैं इनमें से इनका सही क्रम क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि आंद्रिया मांतेना की, यदि हम बात करें, यहाँ पे प्रश्न दे रखा है, यहाँ पे तीसरे जो मांतेना किस में आ रहा है, बी और डी में आ रहा है। जो मोंटेना है जिसका पूरा नाम क्या है, आंद्रिया मांतेना जो है, मोंटेग्नो भी नाम आता है, ये पहले हैं, यानी कि 1431 ईस्वी में, यानी कि 1431 में इनका जन्म हुआ था वेनिस गणराज्य में, इटली में। ठीक है, ये इटालियन चित्रकार थे। ठीक है, जिनमें से इनके फेमस चित्रों की बात करें तो संत सेबास्टियन है, द एगोनी इन द गार्डन, और संत जेराम इन द वाइल्डरनेस, ऐसे उनके कुछ फेमस वर्क है। ज़्यादातर इनके चित्र नहीं पूछे जाते हैं। दूसरा यदि हम बात करें तो अल्बर्ट ड्यूरर का नाम आता है। तो ड्यूरर बी और डी दोनों में दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, ड्यूरर की यदि हम बात करें तो 1471 ईस्वी में न्यूनबर्ग जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। ये जर्मन चित्रकार और प्रिंट मेकर दोनों थे, चित्रकार और प्रिंट मेकर दोनों थे। और इनके कुछ बात करें कौन से वाद से संबंध रखते हैं, तो अल्बर्ट ड्यूरर जो है वो हाई रिनेसां से संबंध रखते हैं, यानी कि उत्तर पुनरुत्थान काल जो है उसके ये कलाकार माने जाते हैं। ये जरूर याद रखिएगा, ये प्रश्न काफी बार एग्जाम से पूछ लेते हैं। ठीक है, इनके यदि हम कुछ वर्क की बात करें तो अपोक्लिप्स सीरीज है इनकी, वुडकट की प्रिंट उन्होंने बनाया था ये। ठीक है, नाइट, डेथ एंड डेविल भी इनके चित्र हैं। ठीक है, संत जेरोम इन हिज स्टडी और मेलेकोलिया फर्स्ट, ये इनके कुछ वर्क हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा। फिर नाम आता है यहाँ पे गोया का। तीसरे नंबर पे गोया आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो गोया की यदि हम बात करें तो 1746 में इनका जन्म हुआ था। फेंडोडोस जो है स्पेन में, वहां पे इनका जन्म हुआ था। ये स्पेनिश चित्रकार थे, साथ में प्रिंट मेकर भी थे। और याद रखिएगा गोया जो है ये रोमांसवाद से संबंध रखते हैं। रोकोको शैली में भी कार्य किया हुआ है, लेकिन रोमांसवाद से स्पेशली संबंध रखते हैं। इनके कुछ फेमस चित्रों में नाम आता है विवस्त्रमाजा, सवस्त्रमाजा, द 3rd of May 1808, यानी कि द 3rd May of 1808 और द 2nd of May 1808, ये इनके दो चित्र हैं, इन्होंने बनाए थे। इसके अलावा सनी द्वारा अपने पुत्रों का भक्षण, ऐसे करके इनके चित्र बनाए गए गोया के द्वारा। लास्ट दे रखा है यहाँ पे दोमिए, बी ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, यहाँ पे दोमिए दे रखा है। तो दोमिए क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट वाला कलाकार हो जाएगा, जिसका जन्म जो 1808 ईस्वी में हुआ था, मार्शाय शहर फ्रांस में हुआ था। ये क्या थे, चित्रकार थे, यानी कि स्पेशली व्यंग्य चित्रकार थे और प्रिंट मेकर भी थे। इनके द्वारा बनाए गए कुछ फेमस चित्रों में नाम आता है डॉन क्विक्सोट और सांकोपाजा, शतरंज के खिलाड़ी, स्पेशली शतरंज के खिलाड़ी, तीसरी श्रेणी का डिब्बा, और बोझ नाम से भी इन्होंने मूर्ति और चित्र दोनों बनाए ओनार दोमिए ने। और स्पेशली ये किस लिए जाने जाते हैं, ये व्यंग्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तो आप लोगों को याद होना चाहिए इसका, सबसे पहले क्या हो जाएगा इसमें, मोंटेग्ना, ड्यूरर, गोया और दोमिए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सही काल अनुक्रम चुने। दाविद, पोल्कली, डेविड होकनी और वॉन गो। तो देखिए दोस्तों, इनका हम लोग सही क्रम की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है जैक दाविद का, जो कि हम लोगों को ए बी सी तीनों ऑप्शंस में मिल रहा है। तो डी ऑप्शन तो इसका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, और यहाँ पे केवल 3 ऑप्शन बच रहे हैं। जैक दाविद पहला आर्टिस्ट होगा। देन देखिए, जैक दाविद की हम बात करें तो 1748 में इनका जन्म हुआ था पेरिस फ्रांस में। ठीक है, ये नवशास्त्रीयवाद से संबंध रखते हैं। इनके द्वारा बनाए गए कुछ फेमस चित्रों में होरेशिया का प्रण, साइक्रोटिस की मृत्यु, ब्रूट्स के पुत्रों के निधन की खबर, मारा की मृत्यु, शेबाइन से बलात्कार और नेपोलियन का राज्याभिषेक, ये इनके कुछ फेमस चित्र जो कि एग्जाम से पूछ लेते हैं। तो जैक दाविद की बात हमने कर ली है, रोमांसवाद से, यानी कि रोमांटिज्म से संबंध रखते हैं। यह जैक दाविद हैं, और इनके द्वारा बनाए गए कुछ चित्र, जैसे कि ये नेपोलियन का राज्याभिषेक का चित्र है, ये जैसे कि शेबाइन पर बलात्कार है उसका चित्र है, ये आप देख पा रहे हैं ब्रूट्स के पुत्रों का शव जो निधन की खबर वाला चित्र, ये वो है। इसके अलावा ये
साइक्रोटिस की मृत्यु, डेथ ऑफ साइक्रोटिस सुकरात की मृत्यु का है, और ये होरेशिया का प्रण, जो कि काफ़ी बार एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले कलाकार की तरफ। तो दूसरे आर्टिस्ट यहाँ पे दे रखें वान गोग। वैसे भी दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखें इस चीज़ का कि जब कुछ ये जो ऑप्शन दिए जाते हैं कुछ इस तरीके से दिए जाते हैं, तो वान गोग केवल एक में इसलिए तो गलत हो जाएगा। दाविद तीनों में से आ रहा है तो ये भी फाइनल हो जाता है। फिर देखिए वान गोग 2 जगह आ रहा है, मतलब जाहिर सी बात है बी और सी दोनों में से एक जवाब होगा। तो वान गोग की यदि हम बात करें दूसरे नंबर पे आएगा वान गोग आने वाला है। तो वान गोग की बात करें तो 1853 में इनका जन्म हुआ था। ये उत्तर प्रभाववाद से संबंध रखते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो है कुछ चित्र बनाए थे जिनमें से इनका फेमस चित्र है पोटैटो ईटर्स, इनका काफ़ी फेमस चित्र माना जाता है। और सूरजमुखी की जो श्रृंखला है यानी सनफ्लावर्स की श्रृंखला जो है वो भी इनकी काफ़ी फेमस है। इसके अलावा द स्टारी नाइट और व्हीटफील्ड विद क्रो, ये इनके कुछ फेमस आर्ट वर्क्स हैं। यह है वान गोग, इनका स्टारी नाइट वाला चित्र है। ये इनका पोटैटो ईटर्स का चित्र है। ये इनका जो है व्हीटफील्ड विद द क्रो, इनकी ज़्यादा अच्छी रेजोल्यूशन नहीं है, मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। ये इनका शस्त्रागार में बेडरूम जो है ये इनका ये चित्र है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इनके कुछ चित्र हैं। जिंगल क्या होता है? एक छोटा गाना या एक धुन होती है जिसको एडवर्टाइजिंग के रूप में यूज किया जाता है, या फिर एक ऐसी कह सकते हैं कि वाणिज्यिक जो यूजेज होते हैं यानी कि जो कमर्शियल जो यूज होते हैं उसमें इस जिंगल का यूज करता है। ये एक पार्टिकुलर टोन होती है, सामान्य तौर पे कह सकते हैं कि ध्वनि ट्रेडमार्क होता है जिंगल, ठीक है। इस प्रकार से तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं उस ऑप्शन के हिसाब से इसका क्या जवाब सी हो जाएगा। दृश्य सर्वे में टेलीविजन आ जाएगा, तो 3 और 3 ए और सी में दे रखा है, ठीक है। फिर दृश्य में क्या आ जाएगा? पोस्टर आ जाएगा। श्रव्य में जिंगल आ जाएगा, यानी सी में 2। तो सी में 2 कौन से में दे रखा है? यहाँ पे केवल ए में दे रखा है, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए। अनुपम सूद, इनका यदि हम बात करें कहाँ से संबंध रखते हैं, इनका जन्म वगैरह कहाँ हुआ? तो अनुपम सूद की यदि हम बात करें तो सबसे पहले अनुपम सूद दिल्ली से संबंध रखते हैं। ये संबंध रखती हैं, ये महिला हैं, याद रखिएगा दोस्तों। ये प्रिंट मेकर्स यहाँ पे दे रखे हैं लगभग सभी। तो अनुपम सूद जो है वो दिल्ली से संबंध रखती हैं। नैना दलाल ये कहाँ से संबंध रखती है? ये बड़ोदरा से संबंध रखती हैं। पॉल कोहली की यदि हम बात करें तो ये संबंध रखते हैं मुंबई महाराष्ट्र से। और पढ़नियप्पन की यदि हम बात करें तो ये संबंध कहाँ से रखते हैं? चेन्नई से रखते हैं। दोस्तों ये सभी के सभी क्या है? प्रिंट मेकर्स हैं। वीडियो अधिक हो रहा है लंबा, इसलिए मैं अधिक जानकारी नहीं दे पाऊंगा आपको। बाकी इनकी इन्फॉर्मेशन के पास काफ़ी अवेलेबल है, तो इनके लिए स्पेशल मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। दिलवाड़ा के जैन मंदिर, सूर्य मंदिर, सांची तोरण, कैलाशनाथ मंदिर। तो दिलवाड़ा की मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू राजस्थान में है। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कोणार्क ओडिशा में है। सांची का तोरण द्वार कहाँ पर स्थित होगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। सांची मध्य प्रदेश में हो जाएगा, विदिशा नगर के पास में। और कैलाशनाथ टेम्पल की यदि हम बात करें तो ये कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। लास्ट जो आज इसके वीडियो का अंतिम जो प्रश्न है 45वां प्रश्न, लाइकनेस एंड द प्रेजेंस, इसकी यदि हम बात करें तो ये किससे संबंध रखती है? ये हॉन्स बेल्टिंग से संबंध रखती है, ठीक है। इन्होंने, ये जर्मन कला इतिहासकार हैं। एंड ऑफ आर्ट ये एक अधूरा नाम है, इसका पूरा नाम हो गया आफ्टर द एंड ऑफ आर्ट। आफ्टर द एंड ऑफ आर्ट ये बुक है और ये लिखी थी आर्थर दोनतो ने। और कैलीग्राम की यदि हम बात करें तो कैलीग्राम जो है इसका फुल नेम है कैलीग्राम एसेज इन न्यू आर्ट हिस्ट्री फ्रॉम फ्रांस, ये इसका है। तो इसका जो है एडिट किया था, एडिटर जो है इसके नॉर्मन ब्राइसन थे, 1988 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और फिर इमेज टेक्स्ट आइडियोलॉजी, ये अधूरा नाम है, इसका जो फुल नेम क्या हो जाएगा? आइकनोलॉजी, आइकनोलॉजी इमेज टेक्स्ट आइडियोलॉजी। और ये जो बुक है इसके जो है वो राइटर हैं WJT
मिशेल, जो एक अमेरिकी कला इतिहासकार हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको आप मिलान कर सकते हैं कि लाइकनेस एंड प्रेजेंस का क्या हो जाएगा, सबसे पहले हांस बेल्टिंग हो जाएगा कि 4 ऑप्शन सी हो जाएगा। तो जहाँ पे 4 आ रहा है, केवल किसी में आ रहा है 4, केवल बी में आ रहा है, तो उसका ये सही जवाब हो जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो लंबा रखें अधिक जानकारियों के साथ, या फिर शॉर्ट वीडियोज बनाएं, जो भी है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।